नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी हैं। और हम लोग आज बात करेंगे इस खास विषय पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में है। उनकी एक बैठक अभी आज खत्म हुई है 3 दिन में, जो कर्नाटक में चल रही थी। और कर्नाटक में ही जो वहाँ के मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, उन्होंने कांग्रेस सरकार के उन्होंने एक सवाल उठाया था कि आरएसएस के कागज़ों के बारे में कि आपकी पहचान क्या है? आपके लेन-देन क्या है? आप किससे अनुमति लेके सब चीज़ें करते हैं? और इसको लेकर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। और ये जो चिट्ठी जो जारी की उन्होंने कुछ दिनों मतलब करीब-करीब महीना भर पहले की बात है ये। इस बीच जो पूरा राम मंदिर का जो चल रहा है वो भी साथ में है। खबर ये भी श्रवण जी ने पिछली बार बताया था कि कैसे संघ की सदस्य संख्या नहीं बढ़ रही या उसकी फॉलोइंग नहीं बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। तो ये पूरा और ये सवा सवा साल है आरएसएस का, जो उनके लिए खासा महत्वपूर्ण समझा जा रहा था या देखा जा रहा था। तो इसको सर हम कैसे देखें? ये क्या प्रियांक खड़गे इस देश में अब अकेले हैं या सब लोग ये सवाल करने लगे हैं कि आरएसएस का वजूद कैसे और क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बेलगामी की हुँ, बैठक के बारे में जी, बात करें। जी, बेलगावी, वो आज आखिरी दिन था, 3 दिन की बैठक थी और उस बैठक में प्रियंक खड़गे के ने जो माँग की कागज़ की, रजिस्ट्रेशन की, चंदे की, उसके बारे में कोई बात हुई कि नहीं हमको जानकारी नहीं है क्योंकि वो अगर हुई होगी तो बहुत क्लोज़ डोर हुई होगी। जी, वो जो सामने आया है उसमें तो केवल ये है कि भागवत साहब ने बहुत ही अ, दुःख व्यक्त किया है उसको, वो जो राम जन्मभूमि के चंदे का जो घोटाला हुआ है उसको, और उसको काफ़ी डिसग्रेसफुल माना है और ये कहा है कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए जो भी दोषी है। अब वो जैसे कहावत है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो हमको नहीं पता कि कब जांच पूरी होगी और उसमें सज़ा किसको मिलेगी। जी, वो उन्हीं 8 लोगों को मिलेगी जो जिनके घर से पैसा मिल रहा है, या उन उन 800 या 8 लाख या 8,000 या 60 लाख या और कुछ खास लोगों को मिलेगी। मतलब ड्राइवर को मिलेगी और बैक सीट ड्राइविंग करने वाले को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। जी, देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो थोड़ी-सी अलग बात आपको लग सकती है और आपके दर्शकों को भी लग सकती है। जो ज़्यादातर लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, वो प्रियंक खड़गे की इस बात से सहमत हो सकते हैं या हैं कि हाँ, ये तो बड़ी ज़ोरदार उन्होंने माँग की है और ये तो होना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, चंदे का हिसाब भी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, अकाउंट का ऑडिट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हमने पिछली चर्चाओं में ये बात की थी कि भई ये कांग्रेस ने इतने सालों में क्यों नहीं उठाया इस मुद्दे को? या हमने ये भी बात की थी कि सिद्धारमैया के ज़माने में क्यों नहीं उठाया, अब जो ढाई 2 साल बचे हैं डीके शिव कुमार के, उसमें क्यों उठा रहे हैं? हमने ये भी बात की थी कि कर्नाटक में क्यों उठा रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो बात ये कह रहा हूँ कि मौजूदा जो परिस्थितियाँ हैं, अ, उसके बारे में अगर मैं ज़िक्र करूँ और उसे व्यक्त करूँ, तो प्रियंक खड़गे को इस समय आरएसएस से कोई सवाल नहीं करना चाहिए। आप पूछेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं बल्कि और स्पष्ट कहूँ कि आरएसएस को इस समय मजबूत करने की ज़रूरत है। आप और आश्चर्य व्यक्त करेंगे। आपके दर्शक और ज़्यादा करेंगे, वो कहेंगे अरे यार, ये आरएसएस की तारीफ़ कर रहे हैं, आरएसएस को बचा रहे हैं। मैं उसमें एक रेडर जोड़ना चाहता हूँ, कि जब तक मोदी हैं तब तक आरएसएस को मजबूत करना चाहिए। मतलब अ, जैसे आप फसल नहीं हो खेत में, बेरन हो और उसमें पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है?
आप बचाना किस चीज़ को चाहते हैं? मतलब ज़मीन को खराब करना चाहते हैं कि फसल को बचाना चाहते हैं? जी, ये मेरा थोड़ा-सा उसमें है। अब आप पूछेंगे कि क्यों? जैसा मैंने कहा कि भई आपने 1947 के बाद से अब तक नहीं किया, तो अब थोड़े दिन, थोड़े समय के लिए और इसको टाल दीजिए। मतलब कोई अ, बाढ़ तो आ नहीं रही है, सुनामी भी नहीं आ रही है, कोई इस तरह का संकट भी नहीं है। एक वो उन्होंने कह दिया कि ऐसा करो तो वो बात उठ गई कि अरे हाँ, ये होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो आपसे मैंने कहा शुरू में आपके दर्शकों से कहा, उसमें ये निहित है कि जो काम प्रियंक खड़गे कर रहे हैं, वही काम मोदी जी कर रहे हैं। मतलब आप बताइए, जी, फ़र्क क्या है? मतलब मोदी जी कह के नहीं कर रहे हैं, वो ये कह नहीं रहे हैं कि मैं आरएसएस को कमज़ोर कर रहा हूँ। पर जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो तो ये कर ही रहे हैं कि वो अ, आरएसएस को कमज़ोर कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी आरएसएस पर प्रहार तो करते ही रहे हैं। तो मैंने बाद में विचार किया कि जो काम मोदी जी कर रहे हैं, वही प्रियंक खड़गे कर रहे हैं। और वही काम अब ये नया जो है राम जन्मभूमि मंदिर के कारण पैदा हो गया है कि आरएसएस को खत्म करो, कमज़ोर करो। अब बताइए 3-3 लोग 3-3 तरफ से आरएसएस पे हमले हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रियंक खड़गे मोदी जी से मिले हुए हैं। मैं ये भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि राहुल गांधी मिले हुए हैं। मतलब हो सकता है मिले हुए हों, मतलब इनकार भी नहीं करता हूँ क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन कब किसके साथ क्या संबंध हो। मेरा ये मानना है कि जैसा हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो जैसे 100 साल हो गए उनको पूरे आरएसएस को और जब जश्न मनाने का टाइम है तो उन पर हमले हो रहे हैं चारों तरफ। बीजेपी जैसा मैंने कहा छुपे तौर पर कर रही है। राम मंदिर का जो चलावे का है, हमने ये भी ज़िक्र की कि ये कोई संयोग है कि इसी समय एक्सपोज़ हुआ है या किया जी, गया है। हमने ये भी सवाल किया था, क्या किया गया है आरएसएस को वो करने के लिए? और ऐसे में प्रियंक खड़गे ने मोर्चा खोल दिया है। हालाँकि प्रियंक खड़गे का जो ने मोर्चा खोला, वो राम मंदिर के चंदे का, चढ़ावे का जो एक्सपोज़ हुआ, उसके पहले का है, थोड़ा-सा पहले का है। जी, मतलब जी, उसके बाद का भी नहीं है, उसके साथ का भी नहीं है। जी, पर वो जैसे कहते हैं ना सोने में सुहागा मिल गया, ऐसा है कि वो तो हो ही रहा था पहले से और अब ये नया ओवर हो गया शुरू और मोदी जी पहले से लगे हुए थे। आज़ादी के बाद के समय जो सबसे पहला जो प्रतिबंध है वो तो अ, सरदार पटेल ने लगाया था। जी, वो कांग्रेस के थे। इस समय सरदार पटेल बीजेपी में है। मतलब सरदार पटेल को भी बीजेपी क्लेम कर रही है और सरदार पटेल की भूमिका में भी अमित शाह हैं या मोदी जी। जी, तो जैसे होता है ना घर में जब तक पिताजी कमाते रहते हैं, हाँ, तब तक वो ड्राइंग रूम में बैठने का उनको अधिकार रखा है। वो जो बेटा है पिताजी को मिलवाता भी है दोस्तों से, ये माय फादर, मीट माय फादर। और फिर जैसे ही वो रिटायर हो जाते हैं पिताजी, वो बूढ़े होने लगते हैं, तो फिर उनको पीछे के सबसे पीछे के कमरे में धकेल दिया था। बस सिर्फ काम ये रहता है कि उनके प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और पेंशन पर अपना वो होना चाहिए।
बीजेपी एग्जैक्टली आरएसएस के साथ यही कर रही है। मतलब बेटा जैसे ही खड़ा हुआ पैरों पे कमाने लगा, मैंने कहा पापा आपकी जरूरत नहीं, आप रिटायर हो गए हैं, अब तो आराम करिए, अपना अपना काम करिए मतलब पार्क में बैठिए जाके। पार्क में बैठिए का मतलब आरएसएस शाखाएं लगाए, अपना मूल काम करे, जैसा 2024 के चुनाव के नड्डा टाइम में हाँ, वो अ, प्रसाद ने कहा। नड्डा जी ने कहा था, हम पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब हमको संघ की जरूरत नहीं, पापा अब आप आराम करिए, आपने इतना कमा लिया है कि हमारी 7 पीढ़ियां अब उसमें डर जाएंगी, ऐसा ये जो मामला है। मैं अपनी बात को एलोबरेट कर रहा हूं कि संघ की जरूरत क्यों है इस समय। और प्रियांक खड़के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रियांक खड़के को अपना वो जो ऑफेंसिव है वो बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना। मैं इसको एक पॉलिटिकल रिट्रीट, स्ट्रेटेजिकल रिट्रीट के तौर पे कह, यार अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ये भी जैसे वो आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो तो फिर वो कर्जा लेने वाले भी कहते हैं यार इसको थोड़ा ठीक हो जाए, तो अभी के देगा कैसे। वो डॉक्टर से पूछते रहते हैं कि साहब ये कब ठीक होगा, तो बाकी मरीज के पास जाना बंद कर दे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बीजेपी के ऊपर संघ एक मॉरल पोलिसिंग कर रहा है। मोदी जी संघ को इसलिए नहीं दूर होना चाहते कि वो उससे नफरत करते, वो इसलिए कि ये पापा तो वक्त, यार कितने बजे आए, कितने बजे गए, क्या खाया, कहाँ पार्टी में क्या किया, उस पर मुंह सूंघ रहे हैं अब पापा, इसलिए उनको पीछे कमरे में करना जरूरी है। एक्सेप्टली वो संघ की मॉरल पॉलिसिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बीजेपी, अंकुश नहीं चाहिए। तो जो अंकुश अटल बिहारी जी के समय या आडवाणी जी के समय तक था, मतलब इतना अंकुश था कि वो आडवाणी जिन्ना की मज़ार पर चले गए कराची में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर। मैंने भागवत जी से जब मेरी बात हुई तो उनसे पूछा, मेरी काफ़ी देर बात हुई, मैंने कहा आप आडवाणी जी से नाराज़ क्यों हो? तो बोले बिना पूछे हम तो चले गए संघ से, पूछ के जाते। अब मोदी जी बिना पूछे सारे काम, वो जाते कहीं और हैं और फिर वो अब नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान चले जाते। मतलब मोदी जी ने संघ को न तो जाने के पहले पूछते हैं, न आने के बाद बताते हैं। तो संघ नाराज है कि ये क्या हो रहा है। और दूसरा ये कि अडवाणी अटल जी के टाइम तक या उसके बाद तक 2014 तक संघ के पदाधिकारी इतने न तो इतनी सुरक्षा में थे, न इतने 5 स्टार वैभव में थे। ये सारी इमारतें इमारतें सब जो आप दिल्ली में जो बना है ना केशव कुंज, जी, वो सब तो जी। केशव की देन है। तो जो संघ है वो सरकार प्रदत्त संपन्नता और सुरक्षा के बोझ तले इतना दबा दिया गया है या इतना दब गया है कि वो मोदी शाह की एक्टिविटीज की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये है पूरा मामला। अब आपने ऐसे में प्रियंक खड़के को खड़ा कर, और तो मोदी जी खुश हैं, होना चाहिए, मतलब खुश, मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं कहा मोदी जी ने, पर मैं ऐसा मानता हूँ खुश होंगे। अरे यार जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं वो प्रियंक खड़के कर।
मतलब जो काम बीजेपी में गुप्त तरीके से हो रहा होगा, वो प्रियंक खड़गे भी कर रहे हैं। राहुल गांधी आजकल कम कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया। जब से जी, प्रियंक खड़गे ने मोर्चा संभाला है, राहुल गांधी ने अपना आरएसएस पर हमला कम कर दिया। अब क्या हो गया, जो जैसा मैंने कहा कि संपन्नता और अ, वैभव और सुरक्षा, जैसे कहते हैं ना कि पहले नागपुर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए वो लोग प्रोटीन खाते थे, खाद्य पदार्थ होते हैं। अब क्या हो रहा है कि दिल्ली से डब्बा बंद पाउडर और कैप्सूल भेज रहे हैं प्रोटीन के। तो आप देखिए, वजन भी बढ़ रहा है हर तरह का, और ताकत भी बढ़। जब तक मैंने शुरू में ये कहा कि जब तक मोदी जी सत्ता में हैं, तब तक संघ का मजबूत बने रहना जरूरी है। उसको और मजबूत करना चाहिए। मोदी जी विपक्ष से नहीं डरते, वो संघ से डरते हैं। पता नहीं जैसे वो पापा से डरता है आदमी, पड़ोसी से नहीं डरता। सब पड़ोसी चाहे जितना ताकतवर हो, उससे नहीं डरता। पापा की आंख की नजरों से डरता है। अरे मोदी जी खुले तौर पर, मोदी जी और शाह विपक्ष को निपटा रहे हैं। विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत की बात भी खुले तौर पर कर रहे हैं। पर आपने बीजेपी के मुंह से या नड्डा जी के मुंह से संघ मुक्त बीजेपी या संघ मुक्त भारत की बात नहीं सुनी होगी। जी। हालांकि सारे काम उसी दिशा में चल रहे हैं, मतलब प्रोजेक्ट वही है, पर नाम अलग है। मतलब बाकी सारे नाम बदल दिए, मनरेगा का नहीं बदला जैसे, ऐसा है। वो एक नाम वही चल रहा है मनमोहन सिंह के जमाने का, वो भी बदल जिसका दिया। नाम बदल दिया वो बदल कि दिया। जी राम हाँ, जी। वो एक बदल जी, दिया उसको, राम जी। ग्रामीण भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना, वो कर दिया। उस महात्मा गांधी हाँ, को हटा के अब राम डाल राम दिया डाल गया। दिया। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि संघ भी मोदी को हटाना चाहता है, और विपक्ष भी हटाना अगर चाहता है। संघ न लोकतंत्र में यकीन करता है, न संविधान में यकीन करता है, न समाजवाद में यकीन करता है, न धर्मनिरपेक्षता में यकीन करता है। जबकि विपक्ष इन्हीं सब की स्थापना के लिए मोदी जी को और संघ को हटाना चाहता है। देखिए इसमें फर्क, देखिए मैंने क्या कहा कि संघ भी मोदी को हटाना चाहता है और विपक्ष भी हटाना चाहता है। पर संघ न संविधान को मानता है, न सेकुलरिज्म को मानता है, न समाजवाद को मानता है, और विपक्ष इन सब चीजों को मानता है। पर एक कॉमन एजेंडा, एक जो एजेंडे में एक पॉइंट कॉमन है। तो जी, जैसा मैंने ऊपर कहा कि एक जो एजेंडे का एक पॉइंट है सिर्फ, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस एजेंडे में प्रियंक खड़गे और संघ को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ये मेरा कहना है, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहिए अभी। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा, रिपीट भी कर रहा हूँ कि ये जो हो रहा है उससे संघ मजबूत हो रहा है। मोदी जी मजबूत हो रहे हैं। मतलब ये भी एक एक सवाल इसमें ये है सर कि अब जैसे कि पूरा राम मंदिर की जो बात है इसको आप आरएसएस पे ठेल तो रहे हैं, पर ये तो आपके नाक नाक हाँ, के नीचे, तो आपके नाक के नीचे हाँ, हो रहा हाँ। था। अरे वो तो है ना, नाक के नीचे तो है वो। पर वो अब वो क्यों क्यों बोलेंगे कि ये हमारी नाक के नीचे है? वो तो बोलेंगे ना कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं। विश्व हिंदू परिषद, वो चंपत राय या आरएसएस,
आपने अगर वो उनका नृपेंद्र मिश्रा का जो अभी हाल का जो सुना, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी की बैठक में भाग लेने अयोध्या गए, तब उन्होंने जो कहा, वही कहा डिसग्रेसफुल वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें थी। अगर जो चल रहा है उसका एक और इंटरप्रिटेशन में दे रहा हूँ। दो चीजें तो मैंने मोदी के संदर्भ में कही कि मोदी जी। को, अब मैं तीसरी चीज कह रहा हूँ। संघ को इस समय ज्यादा डर मोदी के बजाय अमित शाह से लग रहा है। तो और अमित शाह जी का जो मैं उनके उनके बारे में उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई है, वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उनका संबंध जो है एबीवीपी से रहा है, विद्यार्थी परिषद वगैरह से रहा है, संघ से नहीं रहा है। मतलब अमित शाह जी का कोई चड्डी वाला फोटो नहीं मिलेगा आपको, मैंने नहीं देखा, हो सकता है मेरे से छूट गया हो, कि लठ हाथ में या चड्डी या काली टोपी, मोदी जी का है। तो और न उन्होंने घर छोड़ा, शाह साहब ने पत्नी को छोड़ा, न प्रचारक बने। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस वाला उनका काम। कोई फोटो भी आपको नहीं दिखा होगा, मतलब अयोध्या के शिलान्यास और अ, मंदिर स्थापना पूजन वगैरह के समय आपको अमित शाह नहीं दिख रहे होगा, जी। मतलब यजमान के तौर पर बैठे हुए हैं। इनॉग्रेशन में तो शायद थे वो, जिसमें हजारों लोग थे, उसमें तो थे। हम इसको दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये जो भाजपा के साथ जो अ, संघ की दूरी के पीछे अमित शाह जी का भी दबाव है क्या? क्योंकि वो अगर वही उत्तराधिकारी हैं तो संघ वंश से मुक्त होकर, मतलब ये जैसे कहते हैं ना, पिताजी भैया सारे अपने वो जो लेन देन है खत्म कर दें अपने जीवन काल में, आई डोंट वांट कि मेरे पास कोई मांगने आए, इस टाइप का। तो ये जो आपका जो सवाल था प्रियंक खड़के का, उसके बारे में मैंने कहा कि आरएसएस से आपका एक आधा टुकड़ा और है आपके सवाल का, वो हम आखिर में ले लेते हैं। जी, वो जी। ये है कि क्या ये जो ये संबंध है प्रियंक खड़के का, ये सबका है क्या? आपने ये भी पूछा। जी। अब सबसे आपका तात्पर्य अगर आम जनता से है, तो प्रियंक से जो पूछताछ है, प्रियंक की जो पूछताछ है, और ये जो राम मंदिर का जो पूरा मामला घोटाले का हुआ है, उसमें संघ से जुड़े व्यक्तियों, यथा चंपत राय आदि की लिप्तता से नागरिकों ने के मन में शंकाएं उत्पन्न हुई है संघ के प्रति, जी। मतलब संघ के प्रति हुई है। वो प्रियंक खड़के जो कागज मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन, उसको उसका नहीं है लेना देना। आपका जो सवाल है सबका, तो मैं प्रियंक ने जब सवाल खड़ा किया, तब लोगों ने उनका साथ में दिया। उन्होंने कहा, अरे यार आप कौन होते पूछने वाले हमसे, ऑडिटर पूछे, जी। देश का ऑडिटर पूछे, आप कौन होते हो पूछ। पर अब जो है प्रियंक खड़के के सवाल के साथ देश की जनता कह रही है, अरे यार यार, ये जो पूछ रहे हैं ना, ये संबंध इसी से है, घपले से है, कि वो हिसाब ही नहीं देना चाहते। तो अब इसमें भी जो एंगल है आम जनता का को लेकर, वो ये कि अभी जो चिंता चल रही है आरएसएस में और बीजेपी में, वो दो तरह की है। वो चोरी को लेकर नहीं, चंदे की चोरी को लेकर। वो उसको तो ये यार ये बड़ा डिसग्रेसफुल है, मतलब क्या, चोरी पकड़ी गई तो डिसग्रेसफुल है, मतलब
और नहीं पकड़ी जाती तो चल रहा था मामला। पर चिंता ये है चोरी की नहीं है, यूपी के चुनाव में क्या होगा? बिल्कुल, या इसका 29 पर क्या असर? ये घर-घर जैसे घर-घर मोदी, हर-हर मोदी हुआ था ना, तो ये बिल्कुल, घर-घर मंदिर हो गया, घर-घर चंदा, बिगड़ा धंधा हो गया। विपक्ष बिल्कुल। चला दे कि घर-घर चंदा, किसका धंधा? तो वो फिर दिक्कत का काम हो जाएगा। और दूसरी चिंता ये है कि यूपी जैसे संघ की भूमिका हर चुनाव में रहती है। आपने देखा महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह रही है। अब यूपी में कितनी रहना चाहिए? मतलब ये है कि भैया हम पर 420 का मुकदमा चल रहा है और हम बाजार में दिखें कि नहीं दिखें वाला टाइप, कि हम चुनाव में दिखेंगे तो लोग हमको ममता बनर्जी जैसा हाल तो नहीं कर देंगे कि उनके ममता बनर्जी के मंदिर वो लोग जाते हैं वो वहाँ चोर, 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 वो आपने देखा कि नहीं वो वीडियोज़ कि वो ममता पर भी आरोप है। तो वो जी। संघ का एक ही हो सकता है कि डर कि हमारे कार्यकर्ता जाएँ बीजेपी का चुनाव प्रचार करने और अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ लोग नारे लगवा दें, इस तरह चोर, चोर, चोर। तो एक दुविधा ये है जो पॉलिटिकल है, बीजेपी की भी हो सकती है कि आरएसएस को यूपी के चुनाव में इन्वॉल्व करें कि नहीं करें, या करवाएँ कि नहीं, या होने दें कि नहीं होने दें। और आरएसएस की भी हो सकती है कि भैया अपन करें कि नहीं करें। पर इसका दूसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी के पास फिर क्या बचेगा? उसका तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। मतलब कार्यकर्ता तो आरएसएस के ही पास हैं, जो ग्रास रूट जमीनी, बीजेपी के पास तो पन्ना पन्ना बी पन्ना बीजे पन्ना प्रभारी जो है। बीजेपी के पास तो गले में सिर्फ भगवे का दुपट्टा है। आरएसएस के लोग गले में दुपट्टा नहीं है, वो बिना दुपट्टे के इनकॉग्निटो जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। जी। तो फिर बीजेपी क्या करेगी? बड़ी दुविधा है। और ये भी कि योगी और अमित शाह के बीच का जो जो समीकरण है उसका किस तरह से वो कैसे प्ले आउट करेगा क्योंकि चुनाव कौन लड़ेगा? जैसे राम मंदिर के मुख्य कर्ता नरेंद्र मोदी थे तो इस चुनाव का मुख्य कर्ता कौन है? भाजपा में मतलब योगी जी हैं या पार्टी है? क्योंकि उनको ये सारे मतलब 2029 के भी मतलब है ना हाँ, इसका उस चुनाव तो का। वो एक जो आपका जो मुद्दा है, ये जो प्रियांक खड़गे का मामला, संघ का किसका है, सबका है, मतलब वो है ना क्या, सबका विकास वगैरह वगैरह। तो ये सबका सवाल है कि नहीं है? जी, चंदे का मामला सबका सवाल है कि नहीं है? तो हम अपनी जो बात है उसको अंत करना चाहते हैं, और जी। वो ये है कि अ, हमने पहले ज़िक्र कर दिया है कि अभी एक जो दिक्कत है जो उत्तर प्रदेश में बड़ी आने वाली है वो ये कि योगी को लेकर है कि योगी के संघ के साथ संबंध हैं। तो संघ की एक ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि योगी को जितवाना चाहिए वहाँ यूपी में। पर एक खतरा ये भी है कि वो जितवा दें और शिवराज की तरह उनको भी खो कर दें चुनाव के बाद। क्योंकि भरोसा नहीं रहा ना, बीजेपी में ही जी। बीजेपी का ही बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि शिवराज भी संघ के उम्मीदवार थे, अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें बिल्कुल। तो और 2014। हर व्यक्ति जो एक लोकप्रिय अपना एक लोकप्रिय उसने पैठ बनाई हुई है बतौर एक नहीं, नहीं, नेता की वो वो भी उन एक है। सब 2014 तैयार है। में जब उम्मीदवार घोषित हो रहे थे पार्टी की तरफ से, तो संघ ने उनका नाम आगे बढ़ाया, ऐसा है। तो वो हुँ, ही इज़ ए जी, कॉम्पिटिटर। तो योगी को भी हटा दें, वो भी कॉम्पिटिटर है। तो फिर अमित शाह जी के उत्तराधिकार का क्या होगा? तो वो जैसे वो गोरखनाथ मंदिर में वो चलता है ना उत्तराधिकार,
गोरखनाथ, तमाम लोग, महंत वैद्यनाथ, अवैधनाथ अवैधनाथ, जी, तो वैसे ये पीठ है जो अपनी गुजरात पीठ, उसमें भी गुजरात, उसमें भी नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह, फिर वगैरह वगैरह। तो हम अपनी बात को अब अंत करना ये चाहते हैं कि सर। प्रियंक खड़गे अगर मोदी जी के साथ नहीं मिले हुए हैं तो हाल फिलहाल के लिए उनको संघ के साथ दोस्ती करना चाहिए, किसी भी तरह से करें, छद्म रूप से करें, कैसे भी करें, और उन संघ पर हमले बंद कर देना चाहिए। ट्रूस जिसे कहते हैं ना, टेम्पररी, हाँ, स्थगित कर लें, फिर देखें कि देख लेंगे जब मौका आएगा। जब अभी जैसे जब अगला मौका पड़ेगा तो फिर अभी देखा जाए अभी उसको उसका। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई तो शुरू करें तेल की यार, बाद में फिर एक बार फिर कर देंगे, उसमें अपने ही हाथ में है। ईरान, मतलब ईरान जब चाहे तब कर रहे हैं, तो अभी तो शांति स्थापित करो यार, ट्रम्प को कमजोर करो। तो जी, इसलिए मैं जो जो जनरल परसेप्शन है प्रियांक खड़गे की डिमांड को लेकर कि ये ठीक कर रहा है और इसने हमला किया और किसी ने हिम्मत नहीं की, तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भैया, ऐसा तो नहीं कि तुम मोदी जी से मिले हुए हो और राहुल भी मिले हुए हो संघ के खिलाफ, तो मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं। तो मोदी जी को अगर कमजोर करना है, अमित शाह के उत्तराधिकार को चैलेंज करना है, तो मॉरल पॉलिसिंग जो संघ की है, संघ का जो अंकुश रहता है बीजेपी पर, उसको इस समय ऑर्गेनिक फूड देने की जरूरत है। बिल्कुल। वो उनको जो भी सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह बना सके, वो सब उन वो सबको एक करना तरह चाहिए। से। तो वो जी, जितना, नहीं तो वो क्या होगा कि वो संघ को और ब्लैकमेल करेंगे वो लोग, दिल्ली वाले, प्रियंक खड़गे के हमले के खिलाफ। फिर राहुल गांधी, तो राहुल गांधी और प्रियंक खड़गे दोनों को आप भी सलाह दीजिए, आपके दर्शक भी सलाह दें कि भैया तुम लोग हैं। हम लोग क्या सलाह देंगे, पर ठीक है कि ये एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में सोचते रहें, और ये बात उन्होंने उठाई है पहली बार, जो खड़गे ने इस 100वें साल में। एक और भी तो कई सारे उनके साथ जो बहुत सारी कई कई बुरी चीज़ें हो रही हैं इस 100वें साल में आरएसएस के साथ, उसमें से एक ये भी है, इसलिए हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। पर ज़ाहिर तौर पे मुझे जो लगता है कि अगर 27 के चुनाव को लेकर, यूपी को लेकर एक गंभीरता है, तो उसमें ये समझना चाहिए कि जो जो जहाँ पे विपक्ष का जो है निशाना कहाँ पर है, वो संघ है, या योगी हैं, या अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, किससे लड़ने निकले हैं वो। और अगर उसको लेकर वो गंभीर हैं, और क्योंकि सारे मामले उनके पक्ष में हैं, और फिर जब आप देखेंगे कि चुनाव आयोग क्या करता है, और ईवीएम क्या करती है, और एसआईआर क्या करता है, वो एक अलग फिर दूसरा खेल होगा, जिसको फिर जिससे निपटना और अधिक इनके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से एक बिल्कुल नया नया एक एंगल लेकर आए आप इस बातचीत में, और शायद इस पे गौर करना चाहिए जो लोग राजनीति को देखते हैं देश की। और साथ ही ये भी कि जो जो मुद्दा है मुख्य तौर पे यूपी का जो चुनाव सामने आने वाला है, उसमें फ़ोकस कहाँ पर रखा जाए सभी सभी पक्षों के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया शवन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साझा करिए बाकी लोगों के साथ में, और अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। शवन जी नमस्कार। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं? और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं,
जो जन प्रश्नोत्तर सवाल हैं वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।